January. Okay. In the last session, we were talking about finance and controlling module, as you can say, and their sub-module like general ledger, accounts payable, accounts receivable, and cost element, cost center accounting, and the significance of the business process knowledge, why it is so important. Now, today we talk about enterprise structure, accounting principles, and make some understanding of accounting terminologies that will help us further in whole FICO courses. Um in SAP S/4HANA, the enterprise structure represents the organizational framework of a company within the SAP system. It defines how a business is legally, financially, and operationally structured, and it forms the foundation for all business process such as finance, sales, procurement, and manufacturing production. So let's start from the enterprise structure uh, of any company represented in SAP. Not only SAP, in any company, in any software, you can say. So the first structure or first unit comes in enterprise structure, which is called client. The client is the highest organizational unit in SAP S/4HANA, and all company data is stored under a client. Um, am I clear? Yes. Okay. The second unit comes after client is profitability, oh sorry, operating concern. Operating concern. And now I'm just writing the definition only regarding operating concern. We will understand it later. uh, कि जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे कि अभी ऑपरेटिंग कंसर्न थोड़ा समझाना वो आपके लिए थोड़ा वो होगा, मुश्किल होगा समझना कि ऑपरेटिंग कंसर्न होता क्या है। अभी सिर्फ मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग कंसर्न होता क्या है। एन ऑपरेटिंग कंसर्न is the highest organizational unit in profitability analysis, which is also called COPA. It represents the structure for market segment reporting, such as profitability by customer, product, region, sales organization.
So Kamran, COPA abbreviation is cost accounting profitability analysis, right? या Cost क्या होगा? मैं इसको लिख देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट ऑपरेशन? कॉस्ट ऑपरेटिंग कह लें, इसको हम मार्जिन एनालिसिस भी कहते हैं। मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इसको स्पेल आउट करते हैं। मार्जिन एनालिसिस भी कहते हैं, बट एसएपी की टर्मिनोलॉजी में इट्स COPA. इसको मार्जिन एनालिसिस कहते हैं। पहले कभी इसको कोपा कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसको जब से एस/4HANA आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो इसको हम मार्जिन एनालिसिस कहते हैं। ईसीसी के अंदर जो है ये कॉस्टिंग बेस्ड कोपा कहलाता था, तो जिसकी वजह से इसको कोपा कहते थे। लेकिन अब जो है वो एस/4HANA के अंदर जो है वो कॉस्टिंग बेस्ड कोपा खत्म हो गया। कॉस्टिंग बेस्ड कोपा नहीं होता है, अब अकाउंट बेस्ड कोपा इसको मेंटेन किया जाता है, और इसका नाम भी अब जो है वो चेंज हो गया। इसको अब हम मार्जिन एनालिसिस कहते हैं। मार्जिन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कह लें, जब हम जैसे कहते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में मार्केट के अंदर कि यार इसमें कितना मार्जिन बचता है मुझे और कितना मार्जिन है इसके अंदर, तो इट इज दैट थिंग। अच्छा, अभी इसको हम मैं अगेन कि इसको जो है वो अभी मैं इसको डिफाइन इतना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो है ये एक अलग टॉपिक है पूरा। और इस कोपा को समझने के लिए पहले आपको जो है, क्योंकि ये कंट्रोलिंग साइड पर है, और इसको समझने के लिए पहले आपको एस/4HANA फाइनेंस साइड पता होना जरूरी है, वरना इसको समझाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं इसकी डेप्थ में भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारी जो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है उसमें जो है हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन होता है, तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी है और थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया है कि जो है क्या होता है, ताकि अगर जो है कोई आप बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं कहीं, तो आपके लिए कोई वो ना हो, नई चीज ना हो, आपको आपको पता ही ना हो, कि ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि ये ऑपरेटिंग कंसर्न होता है क्या। नंबर 3, कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया is an organizational unit used for management accounting and internal cost controlling. कंट्रोलिंग एरिया क्लियर है? जी. अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट कर देता हूँ। कंट्रोलिंग एरिया जो है वो तीसरा हाईएस्ट हमारा यूनिट है किसी भी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर, और इसका समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को डिस्कस किया था, और जो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, तो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग? एक हाई लेवल आइडिया है, बट आप थोड़ा सा एलेबोरेट करना. सही। एक लेमैन के लिए, जैसे मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊं, किसी भी नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड पर्सन के लिए समझने के लिए, आसानी के लिए, हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो कंपनी या कोई भी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंपनी के आउटसाइड मेंटेन कर रही होती है या कर रही होती है, वो तमाम आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फॉल करता है। लाइक आपने जो है वो किसी वेंडर से कोई चीज खरीदनी है, आपने किसी कस्टमर को कोई चीज बेचनी है, और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, रेंट दे रहे हैं आप अपनी इसका शॉप का, या अपने रेंट पर हैं, तो
तो ये तमाम चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फॉल करती हैं। लेकिन एज फार एज कॉस्ट अकाउंटिंग और इंटरनल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें वो तमाम कॉस्ट फॉल करती हैं जो आपकी कंपनी के इंटरनल होती हैं, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदा, वो सेमी फिनिश गुड में ट्रांजिट हो रहा है, फिर उसके बाद उससे जो है वो फिनिश गुड मटेरियल बन रहा है, उसके ऊपर कुछ लेबर कॉस्ट लग रही है, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी। तो ये तमाम कॉस्टिंग जितनी भी है वो सारी की सारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनल कॉस्ट कंट्रोलिंग और इन सब चीजों में फॉल करती है। तो इवन एम्प्लॉयज को सैलरी देना भी इसमें कंक्लूड होगा? ये सब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फॉल कर रहा होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ओके। The fourth one is plant, and plant is an organizational unit तो where, कामरा, ये जो आप बता रहे हैं बेसिकली एक हायरार्की बन रही है, राइट? yeah, टॉप yeah, लेवल पे definitely. क्लाइंट, It तो is इस तरीके an hierarchy, से और जो है ये hierarchy हम SAP के अंदर जब हम कोई इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं, तो इन hierarchy का एग्जिस्ट होना जरूरी है। विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस hierarchy you can't do anything, anything, anything. मैं सिर्फ फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। चाहे वो आपका मटेरियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग हो, चाहे वो आपका जो है वो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट हो, किसी भी चीज का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो, या कोई भी सेटअप है, वो इन हिरार्की के बगैर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं इसको डिफाइन करता हूँ आगे। हम पहले इसको हम देख लें कि कौन कौन सी जो है वो हमारे यूनिट हैं कि जो एंटरप्राइज के जो कि जरूरी हैं, और इसको फिर मैं आपको एलिब्रेट करता हूँ कि वो क्यों जरूरी है। लाइक प्लांट है कि प्लांट एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वेयर मटेरियल are produced, stored, or services are provided. तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उसकी यूनिट्स हैं, जैसे हम Unit. कहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होते हैं। एक तो हायरार्की होती है लोगों की, ऐसे डायरेक्टर्स की है। इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है, और उसके ये दिस इज लेवल 4 के एक कंट्रोलिंग एरिया है, फॉर एग्जांपल। इसलिए अगर आप एक एग्जांपल दोगे ना, दैट विल बी हेल्पफुल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा फौजी फर्टिलाइजर है, या फिर मैं बिल्कुल लकी इसका सीमेंट मैं है। पहले मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं कि अच्छा, मैं बहुत डीप डाउन नहीं जा रहा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर। मैं सिर्फ आप ऊपर की जो चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, जो कि आपको बीइंग अ फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग कंसल्टेंट या एज अ बिगिनर, इसको आपको पता होना जरूरी है। आपको जो है वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है हम इसको मजीद चीजें हम देखेंगे यूनिट और इसका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो है कुछ चीजें जो कि अभी जरूरी हैं, ताकि जब हम बात करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ हम क्या बात कर रहे हैं। तो पांचवा जैसे है आपका स्टोरेज लोकेशन है। द सिक्स वन इज आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन,
सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट responsible for sales, distribution, and billing. The seventh month, distribution channel. The channel through which goods or services are sold. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्लियर है? इसकी एग्जांपल है, जैसे कि मिसाल के तौर पर होलसेलर है या आपका रिटेल है या ऑनलाइन है. These are called distribution channel in any enterprise section. एंड 8वीं पे जो है ये तकरीबन जो है वो आप समझ लें कि लास्ट, बल्कि इसको छोड़ दें, ये बड़ा नीचे चला जाएगा आपको. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक ही रखते हैं. अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो है वो आपका इसका जो हमने लिस्ट आउट किया है चीजें क्या है कि सबसे पहले जो है वो आपका, अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता हूँ कि सबसे ऊपर जो है आपका फर्स्ट यूनिट जो होता है वो क्लाइंट होता है. कि जस्ट लाइक अगर मैं इसको कह लूँ तो ये कंपनी सैमसंग ले लेते हैं. सैमसंग आपका क्लाइंट है. ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने डिफाइन किया था ऑपरेटिंग कंसर्न. ऑलवेज रिमेंबर, जो क्लाइंट होता है ऑपरेटिंग कंसर्न भी सेम रहता है. अच्छा, एक क्लाइंट के मल्टीपल ऑपरेटिंग कंसर्न हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक ही ऑपरेटिंग कंसर्न होना चाहिए. और वो क्यों होना चाहिए इसको हम आगे देखेंगे कि क्यों होना चाहिए. अगर हम दो करेंगे तो इससे क्या अम, सवाल इसलिए था कामरान, द जी. रीजन आई एम आस्किंग दिस इज कि फिर क्लाइंट और ऑपरेटिंग कंसर्न को डिफरेंट, आपने डेफिनेशन तो बता दी, उससे क्लियर हो गया. हम्म. तो देन व्हाट्स द सिग्निफिकेंस, वो इन्फॉर्मेशन तो हम क्लाइंट पे भी रख सकते हैं, बट बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड, ऑपरेटिंग कंसर्न इसलिए रखा गया है ताकि डाउन द रोड इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू segregate, then they will have the system will provide a provision to expand it in this particular fashion. नो, Correct me if I'm wrong. नो. ऑपरेटिंग कंसर्न ओनली कंसर्न विद द क्लाइंट और कंपनी सेल्स. ये ऑपरेटिंग कंसर्न हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि जितनी भी आपकी सेल्स हो रही है, जितनी भी आपकी जो है वो प्रोडक्ट के हवाले से है चीजें जो है, वो आपको जो मैनेजमेंट एनालिसिस चाहिए होता है प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज और ये सब चीजें, तो उसको हम इसमें डिफाइन करते हैं और इससे हम इससे एनालिसिस देख रहे होते हैं अपना. तो ये अगर मैं इस तरीके से भी कहूँ कि ये सेल्स मॉड्यूल से अब रिलेटेड होता है. इसका हम ना पूरा टेबल बना लें, देन आई विल आस्क फॉर एन एग्जांपल तो करने के लिए, बिकॉज आई वांट टू यूज एन एग्जांपल. ठीक. ऑपरेटिंग कंसर्न आता है, उसके बाद जो है वो कंट्रोलिंग एरिया है. कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है? कंट्रोलिंग एरिया जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा था कि जो है एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यूज फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनल कॉस्ट कंट्रोलिंग. तो जो है हमारा अकाउंटिंग कंट्रोलिंग एरिया के अंदर जो है हम प्रॉफिट सेंटर,
और कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर रहे होते हैं, और कंपनी जो हमारा तीसरा यूनिट है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। कोई जैसे हमारा मिसाल के तौर पर हमारा क्लाइंट है सैमसंग, उसका एक ऑपरेटिंग कंसर्न है और उसका नाम भी सैमसंग हमने रखा हुआ है। उसका कंट्रोलिंग एरिया है, और उस कंट्रोलिंग के एरिया के अंदर जो है वो एक कंपनी फॉल कर रही है। वो कंपनी जो है वो हमारी जैसे कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, सैमसंग जो इन है कनाडा फॉल करती है। ये कंपनी कनाडा के अंदर मौजूद है, एक कंपनी सैमसंग, और वो उस नहीं कंट्री। आप सॉरी बोले। नहीं नहीं, आप बोले, आप सवाल पूछे थे कुछ। अच्छा अभी यहाँ पे हम अब जो कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया के नीचे कंपनी है, तो कंपनी, अगर हम सैमसंग की एग्जांपल लें तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग कंपनी है, राइट। जी सैमसंग जो आप समझे कि एक अलग ऑग यूनिट है, एक जी। इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक appliances है, हाँ हाँ, बिल्कुल राइट। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। सॉरी बोलिए। जैसे एक कंपनी कंट्रोलिंग एरिया के अंदर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने डिफाइन की है। इसी तरीके से अच्छा मैंने आपने जो इन तो वो डेफिनेशन कंपनी की एक एट्रीब्यूट है, राइट, कंपनी का एट्रीब्यूट है लोकेशन। कंपनी एक ऐसी लीगल एंटिटी है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जो है कंपनी एक मिनट, सॉरी, कंपनी जो है वो इसमें रह गई है। मैं इसमें कंपनी ऐड कर देता हूँ। कंपनी क्या है कि लीगल एंटिटी है आपकी, फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L आर प्रिपेयर। ठीक है। इसके अंदर जो है क्लाइंट है, ऑपरेटिंग कंसर्न कंट्रोल एरिया, इस कनाडा के अंदर एक कंपनी है, जैसा आप बता रहे हैं कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक लीगल एंटिटी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, इसका कोई लेटर हेड है जिसके ऊपर ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, और ये लीगल एंटिटी है। इसी तरीके से एक और कंपनी आप जो है वो हम बना लेते हैं इसकी, जैसे मिसाल के तौर पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसको हम कर लेते हैं सैमसंग सर्विसेज। ओके, ये एक अलग कंपनी है जिसमें सर्विसेज और ये सारी चीजें मेंटेन हो रही हैं। मैं ई सर्विसेज इसके अंदर एक सेगमेंट भी बना सकता हूँ एज पर ऑर्ग स्ट्रक्चर, कि अगर इसी के अंदर एक कोई सेगमेंट है जो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक कंपनी बना दी है, लेट से कि एक कंपनी जो है वो सिर्फ जो है वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि सिर्फ सेल का काम कर रही है, और एक दूसरी जो है वो ये प्रोडक्शन, ये आपका मटेरियल है, सेल कर रही है, और ये आपको सर्विसेज सेल कर रही है। दो मुख्तलिफ कंपनी है सैमसंग की। Both will be fall in one controlling area. अंडरस्टैंड कि इसमें दो कंट्रोलिंग एरिया भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जरूरी है, एक से ज्यादा हम कर नहीं सकते, लेकिन दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं कंट्रोलिंग एरिया। इसका मैंने एक अलग कंट्रोलिंग एरिया बना लिया, इसका मैंने एक अलग कंट्रोलिंग एरिया बना लिया, डज नॉट मैटर। लेकिन असल में
जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं और जो रिपोर्टिंग हम अचीव करना चाहते हैं, कि जैसे इसमें लिखा हुआ है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है कि कंपनी अ लीगल एंटिटी फॉर व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड पी&एल आर प्रिपेयर्ड। और कंपनी जो है वो तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही है, सेलिंग हो रही है, परचेजिंग हो रही है, रेंट पे हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, 10,000 चीजें उसके अंदर डेली एक्टिविटी चल रही है, और एट द एंड ऑफ द मैनेजमेंट आपसे ये रिक्वेस्ट करती है कि जो है ना, नहीं जी, मुझे जो है वो रिपोर्ट बताओ कि जो है क्या इसमें जो है वो आपका फाइनेंशियल्स हमारे क्या कह रहे हैं, आर वी गोइंग इन प्रॉफिट और लॉस। तो आपने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का बता दिया कि वी आर इन प्रॉफिट, ठीक है। अब वो मैनेजमेंट कहती है कि नहीं जी, मुझे जो है वो उसका सैमसंग सर्विसेज का ही बताओ, जो कि सर्विसेज बता रही है। तो इसकी फाइनेंशियल्स आप अलग तैयार कर रहे हैं, इसकी फाइनेंशियल्स आप अलग तैयार कर रहे हैं, और अगर मैनेजमेंट कहती है नहीं, मुझे एक ही बैलेंस शीट चाहिए जिसके अंदर ये दोनों मेंटेन हो रही हो, तो फिर हमें उसको एक ही कंट्रोलिंग एरिया में डिफाइन करना पड़ेगा। वो हम देखेंगे आगे इसको इंशाल्लाह, कि जो है उसको हम कैसे कैटर करते हैं चीजों को। अभी चीजों को बताने का और समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है। कंट्रोलिंग एरिया जो है वो मुख्तलिफ कॉस्टिंग को, और जो है प्रॉफिट्स को, और जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स को, ये तमाम चीजें इससे असाइन होती हैं कंपनी को। क्लियर है? जी अच्छा जी। आ, ये तो आपका जो है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा जो है, अब हम थोड़ा बहुत जो है वो अकाउंट्स को समझ लेते हैं कि अकाउंट्स जो है प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्योंकि as far as I concern, I believe if you want to become a FICO consultant, it is essential to have a knowledge of accounting rules, principles, and standards. Without understanding accounting rules, you cannot become a FICO consultant, because uh, whether a company has just established or has been operating for many years, or is located in Pakistan or Canada or wherever, most accounting principles remain the same. Uh, Based on these rules, principles, and standards, every company maintain its financial reporting. When we talk about financial reporting, we are basically referring three types of reports. One is trial balance. Number two, profit and loss statement. Number three, balance sheet. कुछ चेंजेस होती हैं आपकी इसके अंदर, कंट्री टू कंट्री थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, कि जो है वो एसेट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप कोई IFRS स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, यूएस में जो है वो गैप चल रहा है, और जो है वो इंडिया में जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत टैक्स के हवाले से, और जो है या एसेट अकाउंटिंग के हवाले से चेंजेस आ रही होती हैं। अदर देन दैट, चीजें तकरीबन सेम होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। डेबिट क्रेडिट रूल्स चेंज नहीं हो रहे होते हैं। हर कंपनी दुनिया में कहीं पर भी हो, वो जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन डेली हो रही है, एट द एंड ऑफ द मंथ और क्वार्टर, उसको जो है वो 3 रिपोर्ट तैयार कर, कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि जो है ना, मैं ये रिपोर्ट्स जनरेट नहीं करती। तो these are number 1 ट्रायल बैलेंस, number 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस पता है आप लोगों को कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बता दो भाई, नहीं बता। अच्छा। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी माजरत के साथ, कि आप लोगों का अकाउंटिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, यार, दैट्स व्हाई आवाज आज। मेरी वाइफ का अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो। अच्छा, गुड।
तो सिंपल सी डेफिनेशन है ट्रायल बैलेंस की कि ट्रायल बैलेंस जो है वो एक चेकलिस्ट है दैट शोज ऑल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एंड देयर बैलेंसेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कि जो है जो भी चीज आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कंपनी के अकाउंट के अंदर और वो किसी अकाउंट के अंदर जा रही होती है, और वो तमाम अकाउंट की लिस्ट जो है वो आपकी इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है मेंटेन हो रही होती है। यू कैन से कि एग्जाम्पल ये बन सकता है, तो आप कह रहे हो कि ट्रायल बैलेंस मुझे लीडरशिप ने कहा कि हमें ट्रायल बैलेंस दो इस डेट से इस डेट तक, हम्म तो वो डाटा लेकर आएगी कि इस हमारा जो बैलेंस स्टेटमेंट है, इस तारीख को हमारा ये ओपनिंग बैलेंस था जिस डेट आपने बताई है, और इस तारीख को ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कि इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, इस उसमें एक्सपेंसेस जो हुए इतने सारे, वो जो एट्रीब्यूशन है वो डिफाइन करेगा कि एक्सपेंसेस हुए, इतनी इनकम हुई। ट्रायल बैलेंस इस तरीके का होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारे जर्नल लेजर्स होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं आपकी, जैसे मिसाल के तौर पर रेंट का एक अकाउंट है आपका। वो भी थोड़ा बेहतर रह जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है वो पेएबल का एक अकाउंट है आपका। आपका जो है रिसीवेबल का एक अकाउंट है। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से इन तमाम में जो है वो आपका जो है चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। आपने जो है वो रेंट पे किया है। कैश का अकाउंट होता है। आपने रेंट पे किया है $500 या $500 आपने पे किया है। इसको इधर कर देता हूँ। अच्छा, इसको भी पूरा ही लिख देता हूँ। डेबिट। तो इतना तो समझ में आ जाएगा कामरान, तुम तो बिल्कुल ही नालायक समझ रहे हो। नहीं नहीं, असल में आइडिया अच्छा हो जाएगा उन लोगों के लिए भी जो कि देखेंगे वीडियो के, जो है एक्चुअली डेबिट क्रेडिट क्या है। तो जैसे मैंने अगर रेंट पे किया तो जो है वो डेबिट, मैंने इसको $500 जो है वो रेंट साइड डेबिट साइड पे कर लिया, और जो है यही 500 जो है वो मैंने इधर क्रेडिट पे कैश दिया है उसको, तो मैंने क्रेडिट साइड पे उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। और ये तमाम जितने भी अकाउंट हैं आपके इसमें मेंटेन हो रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। और ट्रायल बैलेंस में जो है ट्रायल बैलेंस का जो है वो ये है कि आपका अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि जो रेंट पेबल रिसीवेबल कैश आपने लिखा है, ये मेरे पास स्पेसिफिक अकाउंट है अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर, राइट? कि जी ये वो अकाउंट है जिसके अंदर मैं रेंट के पैसे कलेक्ट करूंगा, तो ये पेबल का अकाउंट है, ये रिसीवेबल का है, और ये मेरे पास जितने भी कैश कलेक्शन हो रही है उसका है। तो दीज आर द फिजिकल अकाउंट इन माय बैंक। जी जी जी। क्रेडिट हमेशा नेगेटिव उसको रिकॉर्ड करते हैं, माइनस में रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट पॉजिटिव होता है। एक ट्रायल बैलेंस की जो है शक्ल ये होती है, हो सकती है। ठीक है। और जो है इसमें मैं अकाउंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। दूसरा जो तरीकेकार है वो ये भी होता है, दूसरी शक्ल किसी ट्रायल बैलेंस की ये भी हो सकती है। कि कितना पैसा आपने दिया, कितना पैसा आपने जो है वो किस्मत में दिया, कितना पैसा आया, सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा होता है। और ट्रायल बैलेंस मस्ट बी जीरो। टोटल ट्रायल बैलेंस टोटल मस्ट बी जीरो।
ट्रायल बैलेंस का जो है आपका टोटल अगर जीरो नहीं है, इट मींस कि यू मेड सम मिस्टेक, कुछ कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है। ट्रायल अच्छा, ट्रायल बैलेंस। बैलेंस की ये एक सवाल यहाँ पर है। आपने कहा ये जीरो होना चाहिए, हम्म तो फॉर एग्जाम्पल हमने रेंट में 500 दिए, ठीक है, हम्म लेकिन हमें कैश हमें 1000 मिला, ठीक है, 1000 क्यों मिला? तो नहीं, रेंट की, अच्छा, जीरो करने का रीजन क्या है? मतलब ये कि आपको दिखाना कि जितने पैसे आपके पास आए आपने नहीं, उतने मैं ही कर खर्च। नहीं रहा हूँ जीरो। मैं जीरो कर नहीं रहा हूँ, ये लॉजिकली जीरो होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जितना मैंने रेंट दिया है, उतना ही मैं, जितना रेंट में कैश दिया है उतना ही कैश रिकॉर्ड करूंगा ना। मैंने रेंट 500 ओके, रुपये। लेकिन इस सैलरी शामिल नहीं होगी? मिसाल के तौर पे सैलरी का यहाँ पे हमारे पास अकाउंट हो सकता है? हाँ हाँ, सब अकाउंट होगा इसके अंदर। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक एक चीज बता रहा हूँ कि जितना, जैसे रेंट है, मंथली रेंट है और मंथली रेंट में दे रहा हूँ, तो मैंने कैश दिया $500, तो $500 मेरे पास से गया, उसको मैंने माइनस क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया, और रेंट जो है मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, तो मैंने उसको एक्सपेंस को $500, क्योंकि लाजमी सी बात है कि जो है ये अकाउंटिंग में जो है वो सिंगल एंट्री नहीं होती अब तो, अब डबल एंट्री होती है, डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जहां आपने क्रेडिट किया है, अगर मैं इस रेंट को हटा देता हूँ और आपका जो है नहीं वो नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जो हमने होता है प्रॉफिट, हम्म यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ इसमें पे ये बात प्रॉफिट में, करेंगे हाँ कितना नहीं, पैसे। इसमें प्रॉफिट एंड इसकी बात नहीं हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे। ओके। तो अगर जैसे कैश दिया है और आपका ट्रायल बैलेंस में जो है वो -$500 आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑडिटर या कोई भी दूसरा आपको पूछेगा कि जो है भाई ये $500 आ रहा है कैश, तो ये दिया किधर था तुमने, वो भी तो रिकॉर्ड करो। तो वो हमने 500 रेंट में दिया था, तो वो हमारा बराबर हो गया। आई थिंक वी आर गुड, आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। ट्रायल बैलेंस के बाद तो अब थोड़ा इसके सा बाद हम जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो स्टेटमेंट जो है वो क्या करती है, क्या बताती है कि कंपनी ने कितना अर्न किया, कितना स्पेंड किया, और कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है या लॉस में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो आप कह रहे थे, वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इधर हम करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देखूं कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो है वो सेल्स की है $10,000, और आपका एक्सपेंस जो है वो, लाइक जैसे एक्सपेंस आप ये ले लें, रेंट ले लें, आप सैलरी ले लें, और इलेक्ट्रिसिटी ले लिया। इसमें जो है आपने जो है वो $7,000 जो है आपने इसमें एक्सपेंस आउट किया है इसके अंदर। तो सिंपल इज दैट कि प्रॉफिट क्या होगा आपका, 10,000 30,000। माइनस 7,000 इज इक्वल टू 3,000। और ये कैलकुलेशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रही होगी। और ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जितने भी सेल्स हैं और जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं, ये सब कहाँ से उठ के आ रहे होंगे? इन ट्रायल बैलेंस से ही उठ के आ रहे होंगे। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि अकाउंट तो एक ही है ना आपका। ये तो रेंट का ट्रायल बैलेंस हम्म है आपके रिफ्लेक्ट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हमें एक्चुअल बताएंगे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। एग्जैक्टली, अकाउंट आपका एक ही है, रेंट। ये रेंट जो है आपका, ये रेंट यही रेंट है जो कि हम यहाँ पे उठ के खुद ब खुद ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जो हम डिफाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली तो खैर नहीं है, हम इसको डिफाइन करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन हम क्रिएट करते हैं जिसके तहत जो है ये सारी चीजें उठ के आ रही होती हैं। अकाउंट एक ही है, रेंट अकाउंट यही है जो इसमें एक्सपेंस मोड के आ रहा है।
इसी तरह यहाँ पे सैलरी का अगर मैं अकाउंट ले लेता हूँ, तो ये वही अकाउंट है जो सैलरी यहाँ आउट क्या आ रही है, तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर शो हो रहा होता है। ठीक हो गया? तो अगर यहाँ पे करेंगे तो सैलरी के कॉलम के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आगे जाके आप लिख दें 6,500 किसमें? मिसाल के तौर पे सैलरी में, सैलरी में। अच्छा, नहीं ये 7,000 को 10 पूरा है ना बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो सैलरी में हमने दिए 6,500 और रेंट दिया, तो ये टोटल एक्सपेंस हमारे 700 हुए। कॉलम B101 में आप लिख देना। बी, हाँ, अच्छा इधर लिखो। तो यहाँ पे 6,500, तो इस तरीके से अब ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं कि 6,500 मतलब रेंट और सैलरी मिलके 7,000 हो गया, ये हमारे एक्सपेंसेस थे। हम्म ओके, लेकिन इसमें अब ये आपने कहा ट्रायल बैलेंस में जीरो होना चाहिए था, तो ये जीरो कैसे होगा? तो कैश कैश में लिखूंगा, आप कैश में कैश को 7,000 लिखूंगा, राइट? बिल्कुल। इसमें जो है वो मैंने सैलरी एक्सपेंस है। ठीक हो गया जी? जी अच्छा, अब आखिरी आपका जो है वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जो है वो आपका क्या होता है कि इस बैलेंस शीट में कंपनी ये बताती है कि कंपनी क्या ओन करती है और क्या ओ करती है। ठीक है? कंपनी क्या ओन करती है, बैलेंस शीट रिप्रेजेंट व्हाट द कंपनी ओन्स एंड व्हाट द कंपनी ओज। ओनर्स शेयर इन द बिजनेस, इक्विटी या कैपिटल इसको कह सकते हैं आप, वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए बैलेंस शीट अगर एग्जाम्पल समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बैलेंस शीट जैसे लेट्स से मिसाल के तौर पर आपका जो है ये एग्जांपल हो सकती है, सी कैश है 5,000, कार है आपकी कंपनी का एसेट, बैंक लोन है आपकी कंपनी पे 8,000। ठीक है? तो इसमें जो है आपका कंपनी ओन जो करती है आपका, जिसको आप एसेट कह लें इसको, इज इक्वल टू 15,000, और कंपनी ओज जो करती है which is also called liability is equal to 8,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट है कि योर वैल्यू योर वैल्यू इक्विटी is equal to 7,000। कंपनी वैल्यू एक मिनट में आ रहा हूँ बस। सॉरी। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इसमें कोई इशू, कोई चीज?
दिस इज गुड। ओके फाइन। दूसरी चीज जो है, हम इसको हमने तीन जो हमने रिपोर्टिंग है वो समझ ली। अब इसके बाद जो है वो कुछ हम रूल समझ लेते हैं नेचर ऑफ अकाउंट के हवाले से, कि हमारे पास कितने किस्म के अकाउंट्स होते हैं और जिसमें हम कोई भी कंपनी डील कर रही होती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से अकाउंट हैं जो डेली ट्रांजैक्शन में या किसी भी जगह पे किसी भी कंपनी में दुनिया भर में, चाहे वो कहीं पर भी कोई कंपनी हो, तो वो कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं मेनली जिसके अंदर जो है वो कोई कंपनी डील करती है। तो विच इज 5। नंबर 1 इज एसेट, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 इक्विटी, नंबर 4 इनकम, नंबर 5 एक्सपेंस। ठीक हो गया ये। इसके ऊपर मैं नेचर ऑफ अकाउंट्स, ठीक हो गया। कोई भी कंपनी जो डेली एक्टिविटी आपकी कर रही है और जो भी चल रहा है आपका, वो इन 5 कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। और इसकी एक उसका एक स्टैंडर्ड रूल है कि इंक्रीज और डिक्रीज। ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सल रूल है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, यही रूल फॉलो हो रहा होगा। एसेट जब भी इंक्रीज होता है किसी कंपनी के अंदर, आपने कोई एसेट खरीद लिया, इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी किसी भी कंपनी के अंदर जब बढ़ती है तो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। इक्विटी जब भी किसी कंपनी के अंदर एसेट या कैपिटल इंक्रीज होगा तो जो है वो आपका क्रेडिट होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा इक्विटी, और जो है डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इनकम, इनकम जब भी बढ़ती है किसी कंपनी की, रेवेन्यू कह लें, इनकम कह लें, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज हो सकती हैं। तो इंक्रीज जब होती है तो वो क्रेडिट होती है और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट करेंगे। इसी तरीके से डेबिट एक्सपेंस जो है वो जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ये एक बेसिक रूल है। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, नेदरलैंड हो, कहीं पर भी हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं पर भी हो, यही रूल फॉलो होता है। 5 नेचर ऑफ अकाउंट है, जितने भी अकाउंट है वो सब इसके अंदर फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। अकाउंट पेएबल है, अकाउंट पेएबल है, लायबिलिटी है, अकाउंट पेएबल जब बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, जब घटेगा तो जो है वो डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इसी तरीके से रेंट एक्सपेंस है, जब भी आप उसको इंक्रीज होगा उसको एज अ डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी है, एक्सपेंस है, आपका इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इट इज क्लियर? जी। सही। अच्छा, अभी जो है वो इसको यहाँ पे एंड करते हैं अपनी वीडियो को। और जो है अगर कोई सवाल है इसके अंदर, अभी तो कुछ चीजें और थी जो मुझे समझानी थी लेकिन थोड़ा सा टाइम इशू है तो। का, काम करें, आप कुछ पॉइंट्स है ना जिसके बारे में स्टडी करना है वो आप यहाँ पे बता दें, लिख दें कि ताकि हम अपना थोड़ा सा होमवर्क करके आ जाएं कि ये टॉपिक्स कवर होंगे या फिर मिसिंग है, तो उसमें थोड़ा सा हमारे लिए भी होमवर्क हो जाएगा कि हमें इन चीजों को प्रिपेयर करना है। हम थोड़ा सा उसको स्टडी कर लेंगे तो इट विल हेल्प टू मूव अ लिटिल फास्टर इफ गुड दैट वर्क्स फॉर यू। गुड 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 गुड, ये तो बहुत जबरदस्त बात होगी मित्र भाई। इसको जो है ना, सबसे पहले तो एक नंबर वन चीज की जो चीज मुझे बतानी थी, एक चार्ट ऑफ अकाउंट क्या चीज होती है, टर्मिनोलॉजी। और दूसरा जैसे जो है वो जनरल लेजर क्या चीज होती है। ये जो आप बता रहे हो, ये शेयर किस तरह हो रही है? ये हमारे पास तो नहीं है एक्सेस इसका। आपने हमें खाली हमारे ईमेल एड्रेस चाहिए होंगे आपको ताकि आप शेयर कर सको, राइट? हाँ, और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, पर्सनली भी भेज दूंगा इसको। क्योंकि ज्यादा बेहतर वही रहेगा कि आप फॉर एग्जांपल रीड ओनली एक्सेस दे देंगे ना जी अगर जी जी गूगल जी जी शीट पे जो। जी जी, गूगल शीट के ऊपर मैं इसको, गूगल शीट पे ही इसको करके इसको मैं शेयर कर लूंगा। मैं आपको अभी दे देता हूँ।
ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखने की ज़रूरत है, जो कि हम इंशाल्लाह आगे इसको कवर करेंगे।